वेलकम टू लॉज फॉर्म। ये लॉज फॉर्म फॉरम है, ये डेवलप की गई है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉज के जो स्टूडेंट्स हैं वो, उनके जो फैकल्टीज हैं वो। आइडिया लॉज फॉरम को बनाने का आइडिया ये है कि जो स्टूडेंट्स के बीच में जो गैप होता है, एक कि कुछ स्टूडेंट्स की क्लासेस मिस हो जाती है कि किसी वजह से भी, या कुछ और जो जो भी वजह हो जाती है काम करने की, या कुछ और अलग तरीके से, तो उनका जो गैप है स्टडी का, उस गैप को फिल करना है। इस लॉज फॉरम का मेन पर्पस यही है। तो इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के दो स्टूडेंट्स भी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो बेस्ट फैकल्टीज हैं वो हैं। आपको डेली जूम के थ्रू या गूगल मीट के थ्रू या किसी और चैनल के थ्रू वो लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आपको ये लॉज फॉरम है, ये ज्वाइन करनी चाहिए, ये वीडियोस वॉच करते रहना चाहिए। आप लाइव क्लासेस भी दे सकते हैं, और बाद में हमारा यूट्यूब चैनल है, लॉज फॉरम के नाम से यूट्यूब चैनल है, जो आप देख सकते हैं। तो हमारा जो लॉज फोरम का ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, इसका जो बेल आइकन है वो आप प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारा जो भी नया लेक्चर होगा, नया वीडियो होगा, वो यहाँ पे हम डालते रहेंगे, और आपके लिए एक स्टडी में हेल्प करेगा। थैंक यू। ओके। तो हम लोगों ने एलिमेंट जो ऑफेंस के है OMAI, ओ हमने खत्म कर दिया। ऑफेंस मतलब ह्यूमन बींग ही ऑफेंस कर सकता है अंडर आईपीसी। अब मेंसरिया पे हम लोग आते हैं, तो मेंसरिया मतलब क्या होता है? गिल्टी माइंड या इविल माइंड हमारा। ठीक है। तो मेंसरिया हमेशा ना, ये देखा जाता है मेंसरिया एक हमने मेंसरिया से समझ सकते हैं कि अगर किसी भी एक्ट में आपका इंटेंशन है तो आपकी पनिशमेंट बहुत ज्यादा ग्रेव हो सकती है। और वही आपने किसी का मर्डर कर भी दिया हो बट आपका इंटेंशन नहीं हो, तो वही सजा कम हो जाती है। तो इससे ये समझ में आता है कि मेंस्ट्रुअल कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। और मतलब पहले ना इवन मुझे भी ऐसे लगता था कि यार हमारी जुडिशरी इतना लेट क्यों काम करती है, इतना धीरे क्यों काम करती है। तो जब बाद में जब पता चला, मतलब आप ये देखो कि हमें मेंस्ट्रुअल प्रूफ करना कितना मुश्किल होता है ना? क्योंकि आप किसी का इंटेंशन कैसे, मतलब इट्स नॉट रिटन ऑन द पेपर, और या ये कोई रिकॉर्डेड नहीं है कि आप बस देख के पता कर लो इसका इंटेंशन है मेंस्ट्रुअल है तो मेंस्ट्रुअल प्रूफ करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए इतने लंबे लंबे केसेस खींचते हैं, ऐसे ही नहीं है। तो रूल क्या है? जो एक लाइन है ना, जो एक रूल मंत्रा जिसको कहते हैं, वो है एक्टस नॉन फेसिटेरियम निसीमेन सिट्रिया। मीन्स इसका मतलब क्या होता है, ये लाइन हमें याद रखनी है। क्योंकि ये एक, वो जो कहते हैं ना सार जो होता है, अगर हम कभी भी मर्डर वाला केस या फिर कभी भी हम ऑफेंस क्राइम की बात करेंगे तो ये लाइन हमेशा आएगी। कौन सी? एक्टस नॉन फेसिटेरियम निसीमेन सिट्रिया, जिसका मतलब होता है कि एक्ट इटसेल्फ डज नॉट मेक अ मैन गिल्टी। अगर आप कोई एक्ट कर रहे हो तो उससे आपका गिल्ट प्रूव नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल आपका माइंड उसमें इन्वॉल्व हो। आई होप ये लाइन मैंने क्लियर करी है कि अगर आप सिर्फ एक्ट कर दो, इससे ये प्रूफ नहीं होता है कि आपने वो गिल्ट किया हो, जब तक आपकी मेंसरी, आपका इंटेंशन उसमें इन्वॉल्व ना हो। तो ये है हमारा मंत्रा, एक्टस नॉन फेसिटेरियम निसीमेन सिट्रिया। एक दो बार ऐसे इसको दोहराते जाना, क्लास में किसी को देख के बोल दो, ठीक है? तो याद हो जाएगी ये, ठीक है? तो सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड एंड सेक्शन 300 एंड सेक्शन 378 आर द एग्जांपल ऑफ दिस मैगजीन। एक बार सेक्शन 378 क्या है, कोई बताएगा मुझे एक बार? बेयर एक्ट। मेरे पास है वेरेक्ट, बताता हूँ, एक मिनट। हाँ, 378। रेप से 378 रिलेटेड। में 378 थेफ्ट आता है, और चैप्टर ओके। 11 में ये ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी ऑफ थेफ्ट। एक मिनट में हम्म। इसी को एडमिट कर देता हूँ। ओके। ओके, ये नहीं नहीं, कहता मतलब है हु। पूरा। हम्म। ओके। हु मतलब एवर। हमें। ओके, हाँ, कंटिन्यू कंटिन्यू। ओके। Whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent, moves that property in order to such taking, is said to commit theft. ओके, ठीक है।
तो मैं बस सेक्शन का ये इसलिए कॉन्टेक्स्ट दे रही थी कि जैसे सेक्शन 299 है, 299 में हम लोग पढ़ते कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है। तो मतलब जो मुझे आप लोगों को पढ़ाना है, तो इसके लिए आज मैं खुद ही पढ़ रही थी 299 एंड 300। लिटरली मैं खुद इतना कंफ्यूज हो गई ना कि मुझे उठ के कॉफी पीने की जरूरत पड़ी बीच में। अभी थोड़ा थोड़ा सीरियसली ही पढ़ना चाहिए, ज्यादा नहीं। नहीं, सीरियसली आज मैं पढ़ रही थी वही, और काफी इससे पढ़ रही थी कि क्लियर हो, क्योंकि आंसर हमें उसी, अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग एक बार होगी ना, हमें सेक्शन 299 और 300 का डिफरेंस अच्छे से क्लियर, तो आधा क्राइम सॉर्ट है, ठीक है। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर थे मेंसरिया पे। तो ये जो सेक्शन है ना, 299 कल्पेबल होमिसाइड, 300 मर्डर और 378 थेफ्ट, तो इन सब चीजों के लिए ना मेंसरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कुछ कुछ ऐसी, क्योंकि हमने ऐसे भी एक्ट है जहाँ पे हम लोग मेंस्ट्रुआ नहीं देखते हैं। कोई बता पाएगा आप लोगों में से जिसमें हम लोग मेंस्ट्रुआ नहीं चेक करते? ऐसे कौन से क्राइम है, ऐसे कौन से ऑफेंस है? क्विक। भाई 7 पार्टिसिपेंट दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे। नीरज, रंजन, मनु, और एक कोई सैमसंग। हाँ, मेरे को भी याद नहीं है एट द मोमेंट। सैमसंग है राजू भाई। ओके। जिसमें मेंस्ट्रुआ की जरूरत नहीं होती है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाले केसेस भूल गए सब? भाई किडनैपिंग हमने इसके पहले पढ़ा था, याद है? किडनैपिंग स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, मेंस्ट्रुआ जरूरी नहीं है आपकी। अच्छा, हाँ हाँ, आप लॉफुल हाँ, गार्जियन से उसको अलग कर रहे हैं, दैट हमें इज करेक्ट। हमें भूलते नहीं जाना है भाई, आगे का पढ़ रहे पीछे का भूल रहे, ये नहीं करना है हमें, ठीक है। हम्म। किडनैपिंग हो गया, बाइगमी, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, ठीक है। आगे बढ़े फिर। हाँ हाँ, आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है। तो हमने सेकंड एलिमेंट भी देख लिया। फर्स्ट क्या था हमारा? ऑफेंडर वाला। ऑफेंडर में हमने ह्यूमन बींग वाली बात की थी, वो तो कल बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन हो गया था। मेंसरिया वाली बात कर ली, ठीक है, कि मेंसरिया। और हमें ना ऐसे कुछ कुछ केसेस भी याद होने चाहिए कि भाई किसमें मतलब मेंसरिया देखा था। तो कल जैसे विकास ने बताया था कैसे इवोल्यूशन हुआ मेंसरिया का, आर वर्सेस प्रिंस, फिर टॉल्सन वाला केस था, ठीक है। और इंडिया वाले कॉन्टेक्स्ट में देखे तो नथुलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, जिसमें नथुलाल छूट गया था। ओके। तो ये केसेस ऐसे हैं जिसमें कि मेंसरिया को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें मतलब डिटेल एक्सप्लेनेशन दी है मेंसरिया के रिगार्डिंग। और फिर कुछ ऐसे केसेस हमने देखे हैं जहाँ पे मेंसरिया को इंक्लूड नहीं किया गया। तो वो कौन से केस थे? एम एच जॉर्ज वाला केस, बोला कि नहीं, इट इज फॉर द और इकोनॉमिक पर्पस के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ अ कंट्री, ठीक है। तो ऐसे कुछ केसेस थे जिसमें कि उन्होंने मेंसरिया नहीं देखा। अब थर्ड एलिमेंट पे आए, तो थर्ड है एक्टस रियस। एक्टस रियस या प्रोहिबिटेड एक्ट। तो actus reus मीन्स होता है फिजिकल कंडीशन ऑफ penal liability. Actus reus is defined as a result of voluntary human conduct which law, मतलब ऐसा कोई भी एक्ट जो हम कर रहे हैं जो कि लॉ के द्वारा प्रोहिबिट किया हुआ है, कि मना किया हुआ है, ठीक है, वो एक्ट हम कर रहे हैं। दैट इज आवर एक्ट। क्योंकि वरना एक्ट तो कुछ भी होता है, अभी मैं बोल रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, ये सब एक्ट है। लेकिन यहाँ पे जिस हम प्रोहिबिटेड एक्ट, ऐसा एक्ट जो कि लॉ प्रोहिबिट करता है, वैसे एक्ट सीरीज की बात करें, इसमें सिंगल एक्ट भी आएगा, सीरीज ऑफ एक्ट आएगा, ओमिशन ऑफ एक्ट भी आएगा। ओके। मैं बहुत ज्यादा स्पीड में तो नहीं बोल रही हूँ? या इट्स ओके। ओके। देन एक्ट सीरीज इंक्लूड अ नेगेटिव, जैसे मैंने बताया एक्ट सीरीज में आपने जो एक्ट कमिट किया या फिर जो ओमिट किया, आपको जो करना चाहिए था आपने वो नहीं किया, वो भी आएगा इसमें। सीरीज ऑफ एक्ट भी आएगा इसमें। दोनों चीजें, तो पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एलिमेंट्स भी एक्ट सीरीज में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 32 ऑफ आईपीसी, ठीक है, मैंने बताया था 32 एक्ट की बात करता है, 33 सीरीज ऑफ एक्ट की बात करता है। तो जब भी हम एक्ट सीरीज पढ़ेंगे, दो सेक्शन हमें पता होना चाहिए, 32, 33। 32 बोलता है भाई एक्ट, एक्ट इंक्लूड ओमिशन ऑल्सो, ठीक है। ओवर्ट और कोवर्ट, ये नीरज ने हमें लास्ट टाइम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ओवर्ट एक्ट क्या होता है, कोवर्ट एक्ट क्या होता है। आई होप इसमें किसी को डाउट ना हो। ओके। और सीरीज ऑफ एक्ट, जैसे कल एग्जाम्पल के थ्रू हमने बताया था सीरीज ऑफ एक्ट क्या होता है। ओके। और किसी को इसमें से कुछ भी डाउट हो ना, तो अनम्यूट करके पूछ सकता है, क्योंकि हमने कल परसों इसका जो अभी, हम जो थोड़ा अभी फास्ट जा रहे हैं, क्योंकि हमने कल काफी डिटेल में इसका काफी टाइम लेके हमने छोटी छोटी एग्जैक्टली, चीजें हम लोग, हाँ, हम हम्म। लोगों ने पहले इसके बारे में काफी अच्छे से डिस्कस किया था, तो हम लोग क्योंकि आगे वही बढ़ सकते हाँ, तो बार बार हम लोग सेम चीजें रिपीट करके वो फिर से रिपीट नहीं करेंगे।
तो आई होप ये क्लियर है। एक्ट, जब भी एक्ट की बात हो ना, एक्ट स्ट्रेस की, सबसे पहली बात हमारे दिमाग में ये आएगी 32, 33। 32 क्या बात करता है? एक्ट की। ओके। 32 बात करता है कि एक्ट इंक्लूड ओमिशन एंड द कमीशन ऑफ द एक्ट। ठीक है। और 33 की जस्ट बात करेंगे तो सीरीज ऑफ एक्ट। ओके। जैसे इसमें एक केस था, वो ना अपने वाइफ को भूखा रखता है बहुत लगातार, बहुत दिनों तक। ठीक है। तो फिर ना उसकी वाइफ जब बाद में जैसे तैसे तो वो उससे छूट जाती है, उस एक कमरे में बंद करके रखा होता है उसको। एक कमरे में बंद कर रखा होता है उसको, खाना वगैरह कुछ भी नहीं दिया जाता। ठीक है। फिर वो जैसे तैसे भाग निकलती है, केस करती है। तो वो कहता है इसमें मैंने तो कुछ भी किया नहीं है। तो कोर्ट इसमें कहता है भाई आपने ना करके क्राइम किया है इसमें। समझ रहे हो? इट वॉज योर ड्यूटी, लेकिन आपने ओमिशन ऑफ एक्ट किया हुआ है। तो ये आता है कमीशन, ओमिशन, सीरीज ऑफ एक्ट। Then mens rea itself is not sufficient to constitute an offense. Guilty mind cannot be identified unless, हाँ। तो अब ये जैसे मैंने बताया कि सिर्फ एक्ट कर देने से आप गिल्टी प्रूव नहीं होते हो, आपका मेंस रिया होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए। सेम वाइस वर्सा, आपका इंटेंशन है लेकिन आपने कुछ किया नहीं, तो भी आपको लायबल नहीं कर सकते ना। मतलब अब मेरा मन है किसी का मर्डर करने का, मेरा इंटेंशन है, लेकिन मैंने किसी का मर्डर नहीं किया या कोई भी ऑफेंस नहीं कमिट किया, तो मैं लायबल नहीं हो सकती हूँ। तो ये दोनों इसमें चलेगा। कैसे? एक्ट में भी क्या होगा, अगर सिर्फ आपने एक्ट किया, ठीक है, आपने किसी को लेट से इंजरी कर दी, आपकी इंटेंशन नहीं थी, ठीक है, मेंसरिया नहीं था, ओके, तो वो भी हो सकता है कि, तो आपको गिल्ट, मतलब ये नहीं बोल सकते कि भाई यू विल बी लायबल या मेंसरिया इसमें, क्योंकि आपकी मेंसरिया नहीं थी उसमें। और अगर हम लोग अपोजिट देखें कि मेरी मेंसरिया नहीं है, सॉरी मतलब मेरी इंटेंशन तो है बट मैंने एक्ट कुछ भी नहीं किया है, तो सेम मैं लायबल नहीं होंगी, क्योंकि तो मेरे दिमाग में चल रहा है ना, मेरा इंटेंशन है, मैंने एक्ट कुछ किया ही नहीं है। एक्ट होना चाहिए या तो ओवर्ट या कोवर्ट, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है। तो हमने तीसरा एलिमेंट खत्म किया हमारे ऑफेंस का। पहला क्या था? ऑफेंडर, जो कि ह्यूमन बींग होगा। सेकंड क्या था? OMAI, एम फॉर मेंसरिया, गिल्टी माइंड, ए फॉर एक्टस रियस। ठीक है। एक्ट, प्रोहिबिटेड एक्ट, कौन सा एक्ट? प्रोहिबिटेड वाला एक्ट। ओके। और आई फॉर होता है इंजरी। तो सब लोग बेयर एक्ट निकालो, सेक्शन 44। ओके, रोहिणी, कैन आई इंटरप्ट यू फॉर 1 मिनट? हाँ हाँ। एक क्वेश्चन है मनु की तरफ से। मनु, हाँ जी। कि हम वो बैकग्राउंड बताने के लिए कॉन्टेक्स्ट, मनु हम क्या कर रहे हैं, क्राइम को एज अ सब्जेक्ट स्टार्ट से कर रहे हैं। रोहिणी इसकी SME है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। पूरी यार एंड नहीं। रोहिणी कराएंगे क्राइम को। पर इसको ओके। करने से पहले हमको इसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना, क्योंकि पढ़ने से पहले वो उसकी बेसिक्स पता होना चाहिए कि क्राइम में क्या क्या चीज आती है, क्या क्या कीवर्ड है, वो स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ हमने कल डिस्कस किया था, कल विशाल ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, बहुत डीप। विशाल आई सेक्शन से है, विकास, विकास। सॉरी विकास ने। और फिर आज हम उसी को कंटिन्यू अच्छा। कर रहे हैं। तो मेनली अभी हम बात करते रहेंगे वही एक्टस रिया, मेंस रिया, क्राइम, ये है। तो वही हम, ये नहीं, उसका बैकग्राउंड है। और अब नीरज कल जो विकास ने बताया ना, तो इट वाज लाइक वेरी स्कैटर्ड ऐसे। तो हाँ वो वो सारी चीजें हाँ हाँ, हम जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना कोर्स में, तो वो सारी चीजें है इसमें। क्योंकि ये बट बात इट्स आ लाइक गई कि तो हाँ, मैं एक चीज और इसमें ऐड करूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा। ये एक ना, एक हमारी एक ट्रेनिंग भी है ऑनलाइन की। ऑनलाइन आमने सामने बात करने में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। आमने सामने हम कुछ बोल सकते हैं, ऑनलाइन में हमको अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना पड़ता है। हमको भले ही कुछ आता हो, पर हमको चुप रहना पड़ता है जब तक कि सामने वाला अपना पूरा माइंड को पूरा बात करके रुक ना जाए। वरना ये क्या करता है ना, ये एक बोलता है तो वो जैसे ही माइक्रोफोन कैप्चर करता है ना, वो प्रॉब्लम होने लगता है, फिर वो हाईलाइट करने लगता है। तो कल वो, क्योंकि ओके। कल वो डिस्कशन में चला गया, इसलिए सब बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बता रहे थे, पर वो कुछ एक स्टोरी नहीं बन पा रहा था। हाँ एग्जैक्टली वो थोड़ा प्रॉपर एक हाँ, स्ट्रक्चर्ड नहीं था, क्योंकि ऑनलाइन ऐसा कभी होता है ना कि बहुत सारी चीजें थी, हमें कुछ चीजें पता है, लेकिन ऐसा ना बेवजह के हमें एनजाइटी सी हो जाती कि यार ये, बट ये चला स्टिल वो जाएगा। सारी चीजें है। अच्छा, मैं एक चीज और आई। इसमें ऐड करना चाहता हूँ। हमको जरूरी नहीं है कि माइक्रोफोन को से बोल के ही कुछ बताना है। बहुत सी चीज हम जेस्चर से बता सकते हैं, जैसे सिर्फ ये बोलना हाँ बढ़िया बोल रहे हैं, इसके लिए माइक्रोफोन बोलने की जरूरत नहीं है। ये ओके ऐसे कर ओके। सकते हैं। माइक्रोफोन केवल तभी अनम्यूट होना चाहिए जब आप कुछ बोल रहे हो, या आपके आसपास ना बिल्कुल डैम साइलेंस होना चाहिए। अगर किसी ने कोई पेंसिल भी पटक दिया ना, तो माइक्रोफोन कैप्चर करेगा और वो इसको इंटरप्ट करेगा। तो ये ट्रेनिंग बहुत टफ है। पहले तो अपने दिमाग पे कंट्रोल करना कि हर सब चाहते हैं ना तुरंत बोलना ज्यादा, तभी बोलना है जब सामने वाला शांत हो जाए, 5 सेकंड का लैग लेने के बाद।
इतनी सी ट्रेनिंग हो गई तो ये इतना अच्छा हो जाएगा जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं। टाइम लगेगा थोड़ा सा। नीरज बैक टू यू, कंटिन्यू करें हम? बैक टू यू रोनी। यस। ओके, तो हम कौन लोग सा इंजरी, सेक्शन पढ़ने को हम बोला था ना, कौन सा? हम इंजरी की बात कर रहे थे। इंजरी जो है सेक्शन 44 में डिफाइन है ऑफ आईपीसी, सेक्शन 44 ऑफ आईपीसी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, द वर्ड इंजरी डिनोट्स, तो ऐसा होता है ना, हम लोग इंजरी मतलब यूजुअली लेमैन लैंग्वेज में हम इंजरी मतलब ये सोचते हैं जो बॉडी पे हुई है यूजुअली, मतलब अगर नॉर्मल कोई किसी लेमैन को भी पूछे तो इट बी लाइक इंजरी मतलब जो चोट हमें आई है, बट नहीं, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में उन्होंने बताया कि व्हाट द इंजरी मीन्स, कोई भी हार्म वॉट एवर दैट इज इलीगली, क्या कह रहा है यहाँ पे, इलीगली कॉज्ड टू एनी पर्सन। अब पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन 11 में है, मैंने कल ये 2-3 बार रिपीट करी है कि पर्सन में क्या आता है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, इंजरी किसी की बॉडी पे हो, माइंड पे हो, बॉडी पे होगी फिजिकल होगी, माइंड पे साइकोलॉजिकली, रेपुटेशन पे, प्रॉपर्टी पे। तो ये 4 चीजें हमें याद रखनी है, इंजरी सिर्फ बॉडी पे नहीं होती है, माइंड, रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी। ओके, तो यही है। एंड इन अ सर्टेन सिचुएशन पर्सन इज पनिश्ड इवन दो ही हैड नॉट कमिटेड अ एक्चुअल इंजरी टू अनदर पर्सन, एंड दिस इन केस इन द इनकोवेट क्राइम। ओके, तो क्या कह रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि स्टिल वो इंसान लायबल होता है, उसने जरूरी नहीं कि उसको फिजिकली इंजरी मतलब इंजरी करी हो, बॉडी पे इंजरी की हो, अगर अबेटमेंट का केस हो, कॉन्स्पिरेसी हो, अटेम्प्ट हो, ठीक है, वो भी तो इंजरी हुई ना। ओके, तो उस केसेस में भी ऐसे क्राइम के लिए भी उससे लायबल कराया जाएगा, क्योंकि जो इंजरी इटसेल्फ है वो काफी ब्रॉड है। मतलब आप ये देखो, अगर आपके माइंड पे भी कोई इंजरी कर रहा है, मतलब साइकोलॉजिकली भी आपको कोई चोट पहुंचा रहा है, या आपकी रेपुटेशन पे, जैसे डिफेम करना किसी को, दैट इज ऑल्सो एन इंजरी, राइट, और आपकी प्रॉपर्टी पे, तो ये सब इंजरी में आएगा। ओके, और एक बार अभी मैं फिर से जल्दी से रिकैप दे देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया था, इनकोवेट क्राइम, मतलब ऐसे क्राइम जो एक्चुअली कंप्लीट नहीं हुए हैं। आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो किसी के खिलाफ, कॉन्स्पिरेसी कर ही रहे हो, ठीक है, कंप्लीट नहीं हुई है, अटेम्प्ट, अबेटमेंट, राइट, तो ऐसे इसके लिए भी आपको पनिश किया जाएगा इवन दो आपका क्राइम कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो हमने अभी तक ऑफेंस के एलिमेंट्स पढ़े थे, ओ फॉर ऑफेंडर, ठीक है, OMAI, एम फॉर मेंसरिया, ठीक है, मेंसरिया में हमने देखा था गिल्टी माइंड और वाइस वर्सा, एक्टस रिया और मेंसरिया, एक्टस रियस और मेंसरिया का। एक्ट में हमने 2 सेक्शन पढ़े थे, 32, 33। 32 एक्ट को डिफाइन करता है, 33 कहता है सीरीज ऑफ एक्ट, ठीक है, वो बताता है। फोर्थ आता है इंजरी, इंजरी कौन से सेक्शन में डिफाइन है, 44 में, ठीक है। और पर्सन, पर्सन की बात करता है कि भाई टू एनी पर्सन, तो पर्सन सेक्शन 11, ओके। ये हमें 2 दिनों से काफी डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट कम तो जो मैंने कहा था एक मंत्रा है भाई, जो क्राइम वाले के, जो मर्डर हो गया, कल्पेबल होमिसाइड, या जो भी ऑफेंसेस है, उसका एक मंत्रा है, एक्टस नॉन फेसिटरियम निसिमेंसिटरिया। 4-5 बार बोलोगे याद हो जाएगा, पहली बार में ऐसा लगता है कोई मंत्र पढ़ रहे हैं, बट इजी है, ठीक है। तो क्या कहता है ये, एक्टस नॉन फेसिटेरियम निसिमेंसिट्रिया, इसका मतलब है वही मैंने जो पहले कहा कि आप कोई एक्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो मैन गिल्टी हो जाएगा, आपके सिर्फ एक्ट करने से आप गिल्टी नहीं होंगे जब तक हमारा माइंड उसमें इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। एंड दिस थ्योरी, ये जो थ्योरी है ना, हम जूरिस में पढ़ते हैं ना अलग अलग लॉज, तो ये कॉमन लॉ कोर्ट है, ठीक है, तो उसके वाया ये थियोरी डेवलप हुई है। दिस इज द कॉमन लॉ डॉक्ट्रिन, फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुआ वाज, और फिर ये तो चलो बेसिक चीज है। According to section 95 create an exception, it means that even any act has been, ओके, तो अभी मैंने जैसे कहा कि आप कोई भी XYZ एक्ट करते हो और उसमें आपका मेंसरिया इन्वॉल्व नहीं है, तो सिर्फ वो एक्ट इटसेल्फ जो है वो अ, आपको गिल्टी प्रूव नहीं करेगा। तो वैसे लेकिन लेकिन यहाँ पर ना एक सेक्शन 95 है, बेयर एक्ट है किसी के पास तो सेक्शन 95 ओपन करके रख सकता है। तो सेक्शन 95 यहाँ पे ना एक एक्सेप्शन क्रिएट करता है। वो क्या कह रहा है कि एनी एक्ट हैज बीन डन विद इंटेंशन, या आपने कोई भी एक्ट किया है इंटेंशन के साथ, नॉलेज के साथ, लेकिन वो एक्ट कैसा होना चाहिए, ट्रिपलिंग नेचर, मतलब एकदम काफी, किसी को बहुत बड़ी चोट नहीं पहुंचा रहे, जस्ट थोड़ी मामूली सी चोट, ठीक है, ट्रिपलिंग इन नेचर। किस किस केस में आ रही है आवाज? आजू
सॉरी भाई सॉरी। ओके, ठीक है। तो सेक्शन 95 ना यहाँ पे एक्सेप्शन क्रिएट करता है। जैसे मैंने क्या कहा था कि आपने कोई भी एक्ट एक्ट इटसेल्फ जो है वो गिल्टी नहीं बनाता है आपको, ठीक है। लेकिन ना यहाँ पे एक सेक्शन 95 है जो कि एक्सेप्शन क्रिएट करता है। बेयर एक्ट है तो 95 एक बार जल्दी से क्विक कोई भी रीड कर लो। मेरे पास है बेरेट, लेट मी रीड कर लो। हाँ नहीं, वैसे तो सब लेके बैठो तो, क्योंकि ना इससे बेयर एक्ट भी हमें जितने बार सेक्शन पढ़े उससे ज्यादा बेटर है बेयर एक्ट से। Act act causing slight harm. Nothing हम्म is an offense by reason that it causes, or that it is intended to cause, or that it is known to be likely to cause any harm, if that harm is so slight that no person of ordinary sense and temper would complain of such harm. हम्म Of the right, oh, that's it. ओके, तो यही बहुत कह छोटा रहा है सा, कि भाई छोटा सा harm बोल रहा सेक्शन, हाँ सेक्शन 95 का कर रहा है, एक्सेप्शन क्रिएट कर रहा है कि भाई आपके भले ही मेंसरिया हो, इंटेंशन हो, नॉलेज हो, सब कुछ हो, लेकिन जो 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 आपके एक्ट का नेचर है ना वो बहुत ही ट्रिफलिंग नेचर का हो, काफी स्लाइट हार्म अगर पहुंचा रहे हो, तो दैट पर्सन विल नॉट बी पनिश्ड, राइट। तो ये आपको एक्सेप्शन सेक्शन 95 में मिल जाएगा आईपीसी के। ओके, आई होप ये जो मैंने बताया ये क्लियर है। ओके, तो ये जो मैगजीन है, ये जो मैंने एक जो लाइन अभी पढ़ी कि एक्टस नॉन फेसिटेरियम निसिमेंसिट्रिया, ठीक है, ये क्या कहता है, ये मैक्सिम ये बताता है कि जो गिल्टी माइंड है और जो प्रोहिबिटेड एक्ट है दोनों पार्ट एंड पार्सल है। मतलब अगर कोई भी क्राइम, कोई भी ऑफेंस होता है तो यू हैव टू सी कि भाई उसमें एक्टस रियस क्या था, उसमें मेंसरिया क्या था, ठीक है। आप उनको ऐसे किसी एक को एक्सक्लूड करके किसी एक के बेसिस पे नहीं जज कर सकते, आपको पहले दोनों चीजें देखना है एंड विद द केस बाय केस। और कोई भी चीज ना यहाँ वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, ठीक है। आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं, कल को जाके आगे जाके सुप्रीम कोर्ट पता नहीं उनके सामने कुछ ऐसा केस आ जाए कि वो कुछ और नया, ठीक है, कुछ कुछ और इवॉल्व हो जाए, ठीक है। तो ये लॉ बहुत ही ऑर्गेनिक है, तो जरूर नहीं आज हम ये पढ़ रहे तो कल को भी जाके, इसलिए लॉयर्स को भाई पूरा लाइफ पढ़ते ही रहना है हमें अब। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जो एक्टस नॉन फेसिटेरियम निसिमेंसिट्रिया है, ठीक है, ये रूल, इसके दो एलिमेंट है। ओके, फर्स्ट एक्सेप्शंस, देयर आर द सर्टेन केसेस इन विच देयर इज नो नीड ऑफ गिल्टी माइंड। तो जैसे मैंने बताया कुछ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केसेस है जहाँ पे गिल्टी माइंड होने की जरूरत नहीं है, किडनैपिंग, सेडिशन, बाइगमी। ओके, तो आपका देखा ही नहीं जाएगा मेंसरिया क्या था क्या नहीं, आपको लाइबल का। लायबल कराया जाएगा या। और सेकंड है प्रोहिबिटेड एक्ट और गिल्टी माइंड। मतलब क्या देखा जाएगा, एक्टस रियस और मेंसरिया। कुछ ऐसे क्राइम होंगे जिसमें एक्टस रियस भी देखा जाएगा, मेंसरिया भी, और कुछ ऐसे होंगे जिसमें कि मेंसरिया को एक्सक्लूड किया जाएगा, राइट। ओके, अब ये जो मैक्सिम पता है किसको कहते हैं, मैक्सिम मतलब ये सीन है जिसमें कि एक्टस रियस और मेंसरिया दोनों चेक की जा रही है क्राइम के लिए। तो अगर किसी भी केस में अगर मैक्सिम अप्लाई होता है ना, तो बेनिफिट मिल जाता है अक्यूज्ड को। कैसे, वो ये प्रूव कर सकता है कि जनाब मेरा तो मेंसरिया नहीं था, मेरा इंटेंशन था ही नहीं मर्डर करने का, समझ रहे हो। मतलब क्योंकि हमें बताया मेंसरिया प्रूव करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो अगर किसी भी एक्ट में, अगर किसी भी केस में मैक्सिम अप्लाई होता है, मैक्सिम मतलब यहाँ मैं किसकी बात कर रही हूँ, कोई बताएगा। जो अभी मैं जो बोल रही थी कि ये हमारा मूल मंत्र है, एक्टस नॉन फेसिटेरियम निसिमेंसिट्रिया, मतलब एक्ट और मेंसरिया दोनों चेक करेंगे हम। तो अगर किसी भी केस में ये अप्लाई हो रहा है तो क्या होगा, अक्यूज को बेनिफिट होगा। किसको होगा, अक्यूज को, जिसने क्राइम किया है उसको बेनिफिट मिलेगा। कैसे मिलेगा, बेनिफिट ऑफ डाउट। एग्जैक्टली बेनिफिट ऑफ डाउट। और प्रूफ करना, पहली चीज ना, प्रूफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है भाई, इंटेंशन प्रूफ करना, ठीक है। क्योंकि उन्हें प्रूफ करना ही पड़ेगा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। मैम कहती है ना, बियॉन्ड, यू हैव टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, ठीक है। तो मैक्सिम अप्लाई होगा तो एक्यूज को बेनिफिट है जो क्राइम कर रहा है। अगर मैक्सिम अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, अगर ऐसा कोई केस है जिसमें मैक्सिम मतलब यहाँ पर वही कि भाई हमें दोनों चीजें चेक करनी होगी, एक्टस एंड मेंसरिया, एक्टस रियस एंड मेंसरिया। तो यहाँ पर ये कौन से केसेस होंगे, कोई मुझे बता सकता है जिसमें मैक्सिम अप्लाई नहीं करते। जिसमें वाले किडनैपिंग्स वाले, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाले। लाइबिलिटी वाले, हाँ। ठीक है। तो इसमें ना विक्टिम को बेनिफिट है,
मतलब विक्टिम वाला साइड थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, ये छोटी हाँ, छोटी जैसे चीज है, बट सेक्सुअल ये ना ऑफेंसेस आप भी आएगा ना उसमें। क्या कह रहे हो सेक्सुअल सूरज? ऑफेंसेस, सेक्सुअल ऑफेंसेस भी तो आएगा उसमें। हाँ एग्जैक्टली, रेप, वेजिंग वॉर्स, ये सारी चीजें, ये जो भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी हमने पढ़ी, किडनैपिंग, हम्म। बाइगमी, ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में आ जाएगा। तो ये कब होगा? जब मैक्सिम अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, उन केसेस की बात कर रहे हैं हम लोग। ये मैं थोड़ा स्टार्टिंग में इसलिए स्लो लेके जा रही हूँ क्योंकि अगर एक बार ये बिल्डअप हो गया ना तो आगे जाके बस सिर्फ मैं सेक्शन बोलूंगी। ठीक है, अब जैसे मैंने एक्ट को इतना डिफाइन किया, सीरीज ऑफ एक्ट को, तब मैं सिर्फ सेक्शन बोलूंगी। जैसे पर्सन का सेक्शन 11, ये होगा। इसलिए अभी स्टार्टिंग में धीरे लेके जा रहे हैं, क्योंकि फिर एक बार ये क्लियर हो गया ना तो फिर आगे दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है। और मतलब मुझे भी इतना कहा आता है, मैं खुद भी पढ़ रही हूँ यार, मतलब जितना मुझे समझ में आ रहा है मैं कोशिश कर रही हूँ कि उतना बता दूं। ठीक है, ओके। अभी तक हमने जो पढ़ा, 1 मिनट है। किसी एनीवन के जिसको भी अगर कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकता है, या कुछ ऐड ऑन करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। ठीक है, तो 1 मिनट का विंडो है, एनीवन। नहीं, स्पीड ये मैक्सिमम है, इससे ऊपर अलाउ नहीं है। तो ये कम नहीं है, ये फुल स्पीड है। हाँ। कम नहीं है, बहुत स्पीड है, क्योंकि नया जो कोई सुनता है ना उसके लिए तो काफी है। बहुत अच्छा था, जो भी था ग्रेट था। ओके, तो फिर हम मैं एक आगे बार बढ़ते ये हैं। मैगजीन को उसमें डाल देता हूँ ग्रुप में, ताकि वो एक्टिस नॉन फेसिट रियूम निसी मेंसिटेरिया। यस, एक्टर्स नॉन फेसिटेरियम निसिमेन सिट्रिया। ठीक है, दिन में 3-4 बार बोला हो जाएगा याद, नॉट अ इशू। ठीक है, हम्म। ओके। तो हम लोग अभी आएंगे प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी पे। प्रिंसिपल ऑफ ओके, ओके। हाँ, अब हम पढ़ रहे हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, फिर उसके बाद कि भाई कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑफेंस स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर आता है, क्योंकि जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना बेसिक स्ट्रक्चर से पे डिफाइन नहीं है कि क्या चीजें आती है। विद द टाइम सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है, या फिर उनके रीजनिंग के हिसाब से वो उसे ऐड ऑन करते हैं। तो सेम ऐसे कुछ ऐसा डिफाइन नहीं है, वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है कि ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में आएंगे या ये नहीं आएंगे करके। तो ये विद द केस बाय केस ये इवॉल्व होती रहती है। तो हम इसमें पढ़ेंगे पहले कि प्रिंसिपल, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल क्या है, कैसे डिसाइड करते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, कि कौन से केसेस हम उसमें डालेंगे। 2-3 केसेस शॉर्ट में देखेंगे। ओके, ठीक है। ठीक है। आ, आगे बढ़े। तो प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, जैसे कि हमें अच्छे से पता है कि इसमें हम लोग मेंस्ट्रिया नहीं देखते हैं। ठीक है, और ये जो कैसे डिपेंड करता है कि भाई द एक्ट इज नॉन फेसिटेरियम निसिमेंसिटिया जज अप्लाई दिस प्रिंसिपल ओनली व्हेन द, और ये जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाला प्रिंसिपल है ना, ये तब अप्लाई होता है जबकि कोई जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस होता है, जो लॉ बने होते हैं वाया लेजिस्लेचर, ठीक है, वो साइलेंट हो अबाउट अ मेंस्ट्री ऑफ अक्यूज्ड। उसमें फिर ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाली चीज लेके आते हैं। अगर कहीं पे मेंस्ट्रिया को लेके कोई बात नहीं है, जहाँ पे मेंस्ट्रिया साइलेंट है, वहां पे मेंस्ट्रिया की बात नहीं हो रही है, तो वहां पर, और स्टैट्यूटरी जो लॉज है हमारे, जो प्रोविजंस है, उसमें भी इस चीज को लेके कोई बात नहीं करी है, वहां पे फिर जज अप्लाई करते हैं उनकी रीजनिंग्स। ठीक है, और जो एप्लीकेशन है मेंस्ट्रिया की, कि हमें ऐड करना है मेंस्ट्रिया, इसमें हम चेक करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, ये डिपेंड करता है जो लॉजिक और रीजनिंग होती है ना जज पे, वो। तो हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलर ऑफेंस इसमें नहीं आ सकता है। ठीक है, बिकॉज वी आर नो वन, वो तो काफी इसमें सुप्रीम कोर्ट। डिस्क्रिप्शन है, मतलब काफी डिस्क्रिप्शन है इसमें। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और ये तो कोर्ट का होगा, वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, और जो कुछ केसेस है जिसमें ना मेथड इन्होंने कोर्ट ने टाइम टू टाइम बताई है कि हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि भाई मेंस्ट्रुआ को इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है, इफ यू एक्सक्लूड हाउ वी कैन एक्सक्लूड, व्हाट द प्रोसीजर फॉर दैट। ठीक है, तो कुछ केसेस है एक दो, बट मुझे नहीं लगता हमें इतना इतना ज्यादा डिटेल में इसमें जाना चाहिए। जो हमारे इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में जो एम एच जॉर्ज वाला केस था ना, ठीक है, हम्म। वो याद होगा ना, एम एच जॉर्ज जो उसे जाना कहीं और था। ठीक है, अब वो तो बाय मिस्टेक कुछ इमरजेंसी की वजह से उसका फ्लाइट इंडिया में लैंड हुआ था। ये केस सबको याद है, या एक बार मुझे कॉन्टेक्स्ट देना याद पड़ेगा? है, याद है सबको। नहीं, हाँ, याद एम एच सबको जॉर्ज। नहीं, मेरे को तो याद। याद है।
तस्कर था वो, स्मगलर। हाँ, स्मगलर था जो हम्म 34 केजी ऑफ गोल्ड लेके जा रहा था फ्रॉम वन वन कंट्री टू अदर कंट्री, बट उसे बीच में हमारे कंट्री में लैंड करना पड़ता है। सो यहाँ से वो कहते हैं उतरता भी नहीं है प्लेन से, वो यहाँ से सीधे दूसरे कंट्री निकल जाना चाहता है। तो वो कनेक्टिंग हम्म फ्लाइट पास थी, टाइम में था। नहीं खाली हाँ, कनेक्टिंग कनेक्टिंग फ्लाइट थी। फ्लाइट थी। एग्जैक्टली। करेक्ट। बस ओके, तो फ्लाइट एम एस जॉर्ज, फ्लाइट में इसको पकड़ हाँ, लेता है। हम्म तो एम एस जॉर्ज वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने रीजनिंग क्या दी ना, कि जो मेंसरिया है, तो वो कह रहे थे भाई कि मेंसरिया, इसका तो मेंसरिया था ही नहीं माय लॉर्ड, कि भाई वो इंडिया में आके क्राइम करे। इसने तो इंडिया में क्राइम किया ही नहीं, क्योंकि इसका इंटेंशन ही नहीं था। इवन जो जज ने डिसेंटिंग जजमेंट दिया ना इस पे, ठीक है, हम्म, उनका ये मानना था कि हम आईपीसी तो उस पे तब अप्लाई, उसने इंडिया में क्राइम ही नहीं किया। क्योंकि क्राइम में हम लोग क्या देखते थे, मेंसरिया और आपका एक्ट सरिया, तो इसने एक्ट तो किया लेकिन इसका इंटेंशन नहीं था। जो डिसेंटिंग जजमेंट था ना, जो मतलब इन फेवर में नहीं थे, ठीक है, उनका ये था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में इसकी रीजनिंग ये दी है कि भाई मेंसरिया को बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशंस, ठीक है, हम लोग एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, जो स्टैट्यूट्स है, ओनली वेयर इट इज एब्सोल्युटली क्लियर दैट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब कि अगर आपने कोई लॉ बनाया है, ठीक है, अगर आप मेंसरिया उसमें अगर एक्सक्लूड नहीं कर रहे हो ना, तो उसका पर्पस ही नहीं रहेगा वो। तो फिर क्या मतलब है आपके उस लॉ बनाने का, मतलब अगर उस लॉ के पर्पस को ही वो फेल कर रहा है, तो फिर तो आपको मेंसरिया हटाना पड़ेगा ना। क्योंकि अगर आपका कोई भी लॉ का पर्पस फेल हो रहा है, फिर उससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए वो कह रहे हैं कि अगर हमें लॉ के पर्पस को वैसे ही रखना है, तो फिर हम बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशन हम मेंसरिया को एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। हमें ये पता होना चाहिए कि मेंसरिया इंक्लूड भी कैसे करते हैं, और किस कंडीशन पे हम एक्सक्लूड भी कर सकते हैं मेंसरिया, ठीक है। मेंसरिया कुछ बड़ी चीज नहीं, इंटेंशन है आपका, ठीक है। ये वाली चीज समझ में, एम एस जॉर्ज ने उन्होंने क्या कहा था। ओके, इट मीन्स एक मतलब चीज में, जनरल। हाँ, एक चीज मैं ऐड करता हूँ, वो जो सेक्शन में वो अदर करके लिख देता है कुछ सेक्शन में, तभी फिर वो हट जाता है मेंसरिया। मतलब वो हर हम्म, कंडीशन में अलग से लिखता है वो, अदर करके, अदरवाइज, इसका मतलब ये हाँ हर केस में होगा। हाँ, और और किसी भी चीज को, किसी भी चीज से रिगार्डिंग अगर लॉ साइलेंट है, लॉ कुछ नहीं कह रहा है कि परमिटेड या कुछ, हाँ हाँ लॉ साइलेंट है बिल्कुल, तो वहां पे जो रिक्वायरमेंट ऑफ मेंसरिया है वहां एक्सक्लूड कर सकते हैं, ताकि हम जो पर्पस है लॉ का वो फुलफिल कर सके, ठीक है। ये इस क्लियर है केस कि में मेंसरिया, मेंसरिया का कैसे एक्सक्लूड कर सकते हैं, वही इसको मैं लेके बताने किसी वाला को था। डाउट है। हाँ वही हाँ। मैं बताने वाला था कि हम्म जो मेंस रिया है उसमें हमें जनरल रूल फॉलो करना होता है कि जिसमें हम्म मेंस रिया लग रहा है उसे हमें लगाना होगा। बट हाँ, साथ ही साथ एग्जैक्टली। हमें ये भी साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा कि जो हमने लॉ बनाया, जो स्टैट्यूट बनाया है, उसका हम्म पर्पस फुलफिल हो रहा है कि नहीं। अगर हम्म। बाय डिफॉल्ट अगर मेंसरिया को हम कहते हैं टेस्ट कर रहे हैं और उस स्टैट्यूट का जो पर्पस है वो फेल हो रहा है, तब आपको मेंसरिया को कहते हैं नेग्लेक्ट करके आप उसको बाईपास कर सकते हैं, और आप अपने कहते हैं लॉ को सेव करने के लिए या लॉ को का जो ऑब्जेक्टिव उसको फुलफिल करने के लिए मेंसरिया को आप साइड में रख सकते हैं। ठीक है, हम्म दैट इज द होल केस अबाउट द एम एच जॉर्ज, जिसमें उन्होंने एम एच जो जॉर्ज, रेशियो ओके। दिया था। हाँ, जो ऑब्जर्वेशन की, ओके, हम्म, करेक्ट। तो अभी तक इसमें जो हमने पढ़ा स्टार्टिंग से, वो उसमें किसी को कुछ ऐड ऑन करना हो या आपने थॉट देने हो, एक्स वाई जेड, एनीथिंग। आई एम नहीं गुड, तो फिर हम, आई एम गुड, I'm good. प्लीज कैरी ऑन। ओके, जो बाकी के पार्टिसिपेंट है, आई वुड एक्सपेक्ट कि वो भी हाँ ना, कुछ, एनीथिंग। बाकी के एक वकील साहब है मनु, वो तो चुप है, और दूसरे तो वो कोर्ट के अधिकारी हैं, वो तो बोलेंगे नहीं। ओके। ठीक है, आगे बढ़। अनिकेत नहीं आया आज। नहीं, आज नहीं, नहीं, अनिकेत नहीं आया, वो सबसे ज्यादा रेगुलर बंदा है। ओके भाई। ओके, तो हम लोग कैरी ऑन करते हैं, स्कूल ऑफ मेंसरिया की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। एंड देयर आर द टू स्कूल रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट इन, तो यहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन करी हुई है इन्होंने मेंसरिया की, तो इसको लेके ना दो स्कूल यहाँ पे डेवलप हुए हैं, ठीक है। द स्कूल शैल बी एप्लीकेबल ओनली व्हेन द स्टैट्यूटरी प्रोविजन, तो ये जो स्कूल्स इन्होंने जो डिवीजन किया, जो बाइफर्केशन किया है, ये सिर्फ तब अप्लाई होगा जब कोई भी जो स्टैट्यूट है, कोई भी जो लॉ के प्रोविजंस है, वो साइलेंट है, किस चीज को लेके, मेंसरिया को लेके, ठीक है। तो इन्होंने दो इसमें डिवाइड किया है। पहला, प्रिजम्पशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मेंसरिया, कि जहां पे मेंसरिया एग्जिस्ट कर रही है। सेकंड इज द एब्सेंस ऑफ मेंसरिया, ओके। तो अब कह रहे, क्वेश्चन ये है कि भाई हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे, हाउ टू इंटरप्रेट द स्टैट्यूट, ठीक है।
तो स्टैट्यूट ना क्लियरली बात कर रहा है अगर मेंसरिया के ऊपर 299 क्या कह रहा है, कल्पेबल होमिसाइड, उसमें क्लियरली लिखा हुआ कितने बार इंटेंशन टू किल, इंटेंशन इंटेंशन टू, हर जगह यूज हुआ है। 300 मर्डर में भी यूज हुआ है, 378 थेफ्ट में। तो मतलब वो स्टैट्यूट खुद ही बात कर रहा है उस चीज का लेके, स्टैट्यूट साइलेंट नहीं है अबाउट अ मेंसरिया। बट ऐसे कुछ केसेस आएंगे जहाँ पे स्टैट्यूट साइलेंट है। 121, 121 क्या होता है, कोई बताएगा? क्विक। मैं अभी ओपन कर दूं। 375, एनीवन? 121 वेजिंग वॉर, अटेम्प्टिंग वॉर, वेज वॉर और अबेटिंग वेजिंग वॉर। इट मींस एग्जैक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ आप वॉर अटेम्प्ट कर रहे हो या अबेट कर रहे हो या स्टार्ट कर रहे हो, दैट इज 121। देशद्रोह। एग्जैक्टली। एंड सेक्शन 375, 375 वो तो रेप का है। 494, 494 we are एग्जैक्ट। humans please। बाइगेमी शायद, क्विक 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 गाइस। बाइगेमी आई थिंक बाइगेमी है। आई थिंक नहीं, श्योर, 100% एक श्योर। सेकंड, आप रुको सर्च करने दो। मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम, हाँ बाइगेमी है एग्जैक्टली। बाइगेमी, ओके। तो अब क्या है ना, देखो जैसे मैंने सेक्शन 290 कल्पेबल होमिसाइड मर्डर बताया, ठीक है। तो इन सब में क्या है, दे आर क्लियरली टॉकिंग अबाउट द मेंसरिया, इंटेंशन टू किल, लाइकली टू कॉज डेथ एंड ऑल। तो उसमें क्लियरली उन्होंने मेंशन करा हुआ है मेंसरिया के बारे में। लेकिन ऑन द सेकेंड हैंड, जैसे हमने बताया वेजिंग वॉर, ठीक है, 375 बाइगमी, इसमें इंटेंशन उन्होंने मेंसरिया को ऐसे एक्सप्लिसिटली उन्होंने नहीं बोला है। तो यहाँ पर जरूरत पड़ती है हमें कि फिर हम चेक करें कि इज देयर एग्जिस्टेंस ऑफ मेंसरिया और द एब्सेंस ऑफ मेंसरिया, ठीक है। तब हमें समझ में आया कि भाई कैसे, जहाँ पे है वहां पे हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, बट जहाँ पे एब्सेंट है, जहाँ पे लॉ साइलेंट है इस चीज को लेके, वहां पे हमें इंटरप्रेट करने की जरूरत है। और वो कौन करेगा, हम और आप नहीं करेंगे, वो जज करेंगे। दैट इज नॉट आवर परव्यू, राइट? ओके। तो टॉल्सन वाला केस तो कल का याद है। वाइफ जो है वो सेकंड मैरिज करती है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द 7 ईयर का गैप हाँ एग्जैक्टली टाइम पीरियड, एग्जैक्टली ओके हाँ वो याद है। तो कोर्ट ने यहाँ पे क्या किया था, मेंसरिया को एक्सक्लूड किया था, राइट? हाँ एक्सक्लूड कर दिया था। केस कल हमने वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो वो केस रिपीट नहीं करूंगी फिर से। ओके, आगे बढ़ते। इन एवरी मनु कुछ स्टेट्यूट बोलना एंड, चाहता है, मनु कुछ हाँ रेज हैंड कर रहा है। ओके, हाँ मनु यू कैन से। मनु भाई अनम्यूट करिए, बोलिए, वरना हम मान लेंगे गलती से क्लिक हो गया है रेज हैंड। तीनों रोनी प्लीज कंटिन्यू। गलती से हो गया। ओके, ओके तो हम आगे बढ़ते हैं। तो और एक केस था, ठीक है, जिसमें क्या क्या कहते हैं कि एवरी स्टैट्यूट मेंसरिया इज टू बी इम्प्लाइड अनलेस द कॉन्ट्ररी। मतलब हम, ये जनरल रूल है कि हम ये मानेंगे कि मेंसरिया इसमें, मतलब जैसे कहते हैं ना, मेंसरिया इज अ जनरल रूल, राइट, एंड एक्सक्लूजन इज समथिंग लाइक एक्सेप्शन। अच्छा मतलब जहाँ पे हमारा मतलब मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, अगर किसी स्टैट्यूट में अगर मेंसरिया नहीं दिया हुआ है तो हम ये जनरल रूल मान के चलेंगे कि उसमें मेंसरिया हमको चेक करना है। हाँ एग्जैक्टली मतलब मैं क्या कह रही हूँ, मेंसरिया इज अ जनरल रूल एंड एक्सक्लूडिंग मेंसरिया इज एन व्हाट इज एन एक्सेप्शन, ओके। तो इन एवरी स्टैट्यूट मेंसरिया इज टू बी इम्प्लाइड, ऐसा मानेंगे हर स्टैट्यूट में कि मेंसरिया चीज इंक्लूड ही है, अनलेस एंड अनटिल उसे एक्सक्लूड ना कराया गया हो। आई ओके होप, आई होप ये पॉइंट क्लियर है। तभी एम ए जॉर्ज के केस में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया था उसमें सॉलिसिटर जनरल ने कि ये स्टेट की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर देगा, बहुत फर्क है। उसको बहुत एक्सप्लेन करना पड़ा था इस चीज को हाँ क्योंकि सपोर्ट उन्हें करने के लिए, प्रेसिडेंट, सपोर्ट एग्जैक्टली करने के लिए। क्योंकि क्योंकि हर एक, यू नेवर नो कि कौन सा केस ऐसा हो जहाँ पे आप प्रेसिडेंट सेट कर सकते हो कुछ, राइट? तो अगर जैसे कि टॉट में किसी को याद हो तो एक केस था जिसपे पेड़ गिर गया था किसी आदमी पे। तो इसमें दिख रहा है कि म्युनिसिपैलिटी की गलती है, बट स्टिल कोर्ट ने क्या कहा था, म्युनिसिपैलिटी को तो उन्होंने लायबल नहीं कराया था, बट उन्हें फाइन भी दिलाई थी, ठीक है। उन्हें फाइन तो उन्होंने दिलवा दी थी कोर्ट ने, लेकिन साथ में उन्होंने म्युनिसिपैलिटी को उसके लिए लायबल नहीं बोला था। क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो हर दूसरे दिन फिर लोग ना म्युनिसिपैलिटी के ऊपर केस करके ले जाते। तो क्योंकि कभी कभार ना कोर्ट को ये भी देखना होता है कि भाई व्हाट दे आर सेटिंग फॉरवर्ड, राइट? ओके,
So importance for the protection of the liberty of the subject that the court should always bear in the mind unless the statute are the clear. तो ये जो मैंने आपको अभी बताया कि जब तक मेंसरिया को अलग से एक्सक्लूड करने का नहीं बोला तब तक हम ये इम्प्लाइडली मानेंगे कि भाई मेंसरिया है, हमें मेंसरिया चेक करनी है. ओके. एक सेकेंड इट मीन्स जो 375 में मेंसरिया की बात नहीं की गई, तो पहले हम चेक करेंगे कि मेंसरिया है कि नहीं है. जैसे कुछ कुछ है जिसमें तो एक्सक्लूड कर दिया. अब जैसे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है तो विद द टाइम क्या हुआ है ना, इन्होंने जैसे बेसिक स्ट्रक्चर है, अभी भी हमें एक परफेक्ट लिस्ट पता है क्या कि बेसिक स्ट्रक्चर में ये सारी चीजें आती. नो, यू नेवर नो, कल कोई जजमेंट आ जाए उसमें और एक चीज ऐड हो जाए कि भाई दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द पार्ट ऑफ दैट, राइट. तो यही कह रही हूँ मैं कि ये वाली चीजें भी ऐसी ही है कि कुछ इन्होंने कुछ सर्टेन एग्जांपल दिए भी कि इन चीजों में ना स्टैट्यूट नहीं बोल रहा है. स्टैट्यूट ये नहीं कह रहा है कि मेंसरिया नहीं है, वो साइलेंट है, चुप है. इज नॉट सेइंग जैसे कि किडनैपिंग मेंसरिया में, है, इज नॉट. किडनैपिंग में जैसे कि साइलेंट है, उसमें लिखा हुआ नहीं है, बट एग्जैक्टली. एज अ जनरल प्रिंसिपल तो ये कहता है कि हमें मेंसरिया भी चेक करनी चाहिए. ठीक है. चेक करनी चाहिए, हाँ. लेकिन उसमें ऐसा है ना कि दैट इज अ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. आपकी मेंसरिया हो नहीं हो, किडनैपिंग इज द स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, यू विल बी लायबल फॉर दैट. अब जैसे नथुलाल वाले केस में देखो, नथुलाल वाले केस में क्या हुआ था कि नथुलाल वाले केस में स्टैट्यूट में नहीं था, स्टैट्यूट वाज साइलेंट अबाउट द मेंसरिया. ठीक है, तो वो छूट गया था. व्हाई? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ मेंसरिया. वही जैसे ही नथुलाल का केस हुआ ना और स्टेट वो केस हार गया, उसके बाद उन्होंने अमेंडमेंट की. अमेंडमेंट करके उन्होंने डाला whosoever विदाउट इंटेंशन नॉलेज. ठीक है, तो उसके बाद वो जो फर्टिलाइजर वाला केस था, नारायण केस वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, उसमें उन्हें लायबल कराया कराया था उस चीज के लिए. क्यों? क्योंकि अब इसमें चीज आ गई है. अब उन्होंने इसमें क्लियरली बोल दिया है विदाउट इंटेंशन विदाउट नॉलेज. उन्होंने वर्ड ही ऐड कर दिया, अमेंड ही कर दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई इसके पहले हमारे लॉ में जो लूप होल थी इसकी वजह से नथुलाल बच गया. ओके. ओके. और presumption statute must be interpreted in the absence of menstruation unless a requirement menstruation has been specifically. Okay, R versus Prince हमने कल देख चुके हैं. R versus Prince याद है? ओके. तो हमने आधा काम पता है इसके पहले कर दिया. जैसे इंटेंशन और नॉलेज का डिफरेंस पढ़ना था, लेकिन हमने इंटेंशन और नॉलेज का डिफरेंस पहले ही पढ़ लिया है. ठीक है, तो क्योंकि उसको हम आगे बढ़ते हैं. धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं. एक बार रिकैप कर सकते हैं अगर आप लोग चाहो तो, नहीं नहीं, काफी बार हम लोगों ने डिस्कस किया इंटेंशन है ना. नॉलेज. इंटेंशन एंड नॉलेज काफी बार कर लिया. अच्छा, तो नीरज फिर बता दो मुझे, इंटेंशन में फिर पनिशमेंट किस में जाएगी, सेक्शन और पार्ट? इंटेंशन अगर होगा तो आपका 304 के पार्ट 1 में रहेगा, अगर नॉलेज है और कहते हैं इंटेंशन नहीं है तो आपका पार्ट 2 में जाएगा, हाँ, इन केस करेक्ट. ऑफ ओके. मर्डर. ओके, फाइन. मोटिव. वो गाइस एक सेकेंड, अगर कोई न्यू है इसमें जिसे ये नहीं पता हो कि हमने जो इंटेंशन और नॉलेज है ना इसका डिफरेंस हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था, अगर कोई भी है यहाँ पे जिसको थोड़ा भी अगर लगता है कि नहीं भी एक बार रिकैप दे दो, तो आई एम ओके टू डू दैट. तो बस बता दो, बता दे कोई, क्योंकि मैं रोहिणी, नहीं चाहती कि रिपीटेशन. रोहिणी आई विल रिक्वेस्ट अगर आप करो, क्योंकि आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ. ओके, ठीक है. प्लीज थोड़ा सा मतलब क्विकली समराइज करो क्विकली. ओके, नो प्रॉब्लम, आई कैन डू दैट. ओके. देखो, इंटेंशन और नॉलेज ना कभी कभी हम लोग ना इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं कि नहीं मेरे तो नॉलेज नहीं थी जी, मेरी तो इंटेंशन नहीं था. नहीं, देयर इज अ very thin difference but a very important difference between these two, intention and the knowledge. Definition पे जाए हम लोग. intention, तो intention ये कहता है कि you have the desire and the awareness किस चीज की, consequence की, कि जो भी आप एक्ट कर रहे हो, whatever may be your act is yes, तो उसके बारे में आपका डिजायर भी है एज वेल एज आपकी अवेयरनेस भी है. दैट इज अ इंटेंशन. और नॉलेज की बात क्या करता है, नॉलेज मीन्स यू आर अवेयर कि अगर मैं ये एक्ट करती हूँ तो इट मे बी हार्म अ बॉडीली इंजरी. So you have the knowledge about that, you are aware about that, but you don't have the intention to cause the bodily injury to anyone. So this is the difference, this is the definition of intention and the knowledge. If you come to the gravity, तो इंटेंशन की जो ग्रेविटी होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसकी पनिशमेंट भी बहुत सीवियर होती है. इंटेंशन मीन्स व्हाट, यू नो एवरीथिंग, यू नो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस एंड दैट इज योर डिजायर टू डू दैट. तो इंटेंशन के लिए आपकी पनिशमेंट भी जो सेक्शन 304 में जाएगी, पार्ट 1 में जाएगी. 304 पार्ट 1 क्या कहता है, क्या पनिशमेंट देता है 304 पार्ट 1? बेयर एक्ट. एक बार
आई थिंक 10 years प्लस था, फिर भी मैं देख लेता हूँ। हाँ 10 ईयर की इम्प्रिजनमेंट, करेक्ट। हम डिस्कस किए थे। 304 सेक्शन। 304 पार्ट 1। लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक मिल सकता है आपको, इवन डेथ भी हो सकता है। एग्जैक्टली अगर या और अगर कोई भी ऑफेंस कमिट होता है विथ योर नॉलेज, यू हैव द नॉलेज, यू नो द, यू आर अवेयर अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट, यू विल बी लायबल, यू विल बी पनिश अंडर द सेक्शन 304 पार्ट 2, फॉर विच द मैक्सिमम पनिशमेंट इज द 10 ईयर। और यहाँ पे इंटेंशन में इट कैन बी द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। फॉर लाइफ में जब भी जज लिखता है तो वो फॉर लाइफ नहीं लिखता है, लिखता है टिल इम्प्रिजनमेंट टिल द लास्ट ब्रेथ। ओके, तो दे नेवर राइट कि 20 ईयर 10 ईयर, नो। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होता है तो उसमें ये लिखा होता है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर द वही लास्ट ब्रेथ ऑफ योर लाइफ, ऐसे करके लिखा होता है। तो अभी तक हमने दो डिफरेंसेस देखे थे, इंटेंशन एंड नॉलेज के। देन कम टू द जनरल एक्सेप्शन। इफ यू आर कमिटिंग एनी क्राइम, इफ यू आर कमिटिंग एनी क्राइम विद इंटेंशन, आपका इंटेंशन भी है, तो आप जो जनरल एक्सेप्शन होते हैं, जो बेनिफिट्स होते हैं ना, वो क्लेम नहीं कर सकते हो। लाइक आरपीडी, राइट टू प्राइवेट डिफेंस, सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन, सडन फाइट। तो ये क्योंकि यू हैव द इंटेंशन, दैट्स इट, so you cannot claim the general exceptions here. I come to the knowledge. अगर knowledge से होता है तो आपको जो 81 में और 92 सेक्शन में जो भी उन्होंने दिए हुए लिस्ट डाउन करे हुए, तो आप उनमें से किसी एक चीज का बेनिफिट ले सकते हो कि मे बी यू आर डूइंग समथिंग इन अ गुड फेथ, यू हैव द नॉलेज कि इफ यू इंटरप्ट समथिंग it will it will cause some injury, but still you are doing it, but in a good faith, so you can get some exception for that, right? ओके, तो ये जो डिफरेंस था इंटेंशन और नॉलेज का था, क्लियर है? ओके, देन कम नेक्स्ट, हम लोग आते हैं मोटिव पे। तो होता है ना, मोटिव क्या था आपका, इफ यू आर डूइंग एनी क्राइम, एनी ऑफेंसेस, तो विल बी मोस्टली लाइक व्हाट वाज योर मोटिव बिहाइंड दिस, राइट? तो मोटिव क्या था, नाइदर द बैड मोटिव नॉर द गुड मोटिव इज relevant to constitute an offense. It is relevant under the section 8 of Indian Evidence Act. Motive prompt a person to do something. Sometimes offense is committed with a motive and sometimes without motive. Okay, तो जरूरी नहीं कि कोई भी ऑफेंस हो तो वो मोटिव के साथ ही हो। ओके, एक होता है ना रैंडम किलिंग, नो मोटिव, जस्ट यूर किलिंग। सेक्शन 299 उसका ए, इलस्ट्रेशन ए, ठीक है, वो है रैंडम किलिंग। आपने ऐसे ही गड्ढा खोद दिया, बीच में उसके ऊपर उठा, आपका कोई पर्टिकुलर टारगेट नहीं है, जस्ट रैंडमली किलिंग, यू डोंट हैव द मोटिव टू किल एनीवन, यू आर जस्ट किलिंग दैट पर्सन। ओके, तो कोई गुड और बैड मोटिव रिलेवेंट नहीं है इसके लिए। देन इंटेंशन रिफर्स टू द इमीडिएट ऑब्जेक्ट व्हाइल द मोटिव रिफर्स टू द अल्टीरियर ऑब्जेक्ट। देखो, जो इंटेंशन होता है दैट इज व्हाट इज योर इमीडिएट ऑब्जेक्ट। इमीडिएट ऑब्जेक्ट मीन्स इंटेंशन इमीडिएट और ऑब्जेक्ट, मोटिव के। इमीडिएट ऑब्जेक्ट का मतलब कि आपका जो मोटिव है वो तुरंत उससे आपको कोई अचीव हो जाएगा, दैट इज इमीडिएट ऑब्जेक्ट रहता है। Yeah, and motive refers to the ulterior object. Immediate and अल्टीरियर, ulterior. अल्टीरियर जो मतलब कि आप, दूर वाला हाँ, ऑब्जेक्ट। ulterior is like आपका जो इंटेंशन है ना, उसका रीजन क्या है, लाइक यू कि आपकी इंटेंशन है टू किल समवन, तो व्हाट इज द मोटिव, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दैट इज द मोटिव। सी, मतलब किसी ने मेरी मॉडेस्टी हर्ट करी, राइट? सो आई वांट टू किल दैट पर्सन, आई वांट टू हार्म दैट पर्सन, दिस इज माय इंटेंशन, बट व्हाई आई वांट टू डू दैट, बिकॉज उसने मेरी मॉडेस्टी इन्फ्रिंज करी, दिस इज माय मोटिव, राइट? एंड दैट इज माय इंटेंशन टू harm or injure him, right? I hope motive और intention का difference clear है। इंटेंशन में Anyone होता है want? कि हाँ, इंटेंशन में होता है कि आप करना क्या चाहते हैं, और मोटिव में होता है आप करना किस वजह से चाहते हैं। हाँ, exactly, what is your root cause behind that? Okay, negligence। अब आते हैं, मतलब ये जो है ना, आज तक मुझे लगता है आज हम लोग को सारी जो एक टर्मिनोलॉजीज होती है ना, उससे हम लोग टर्मिनोलॉजीज तक हो जाएगा हमारा, ठीक है? जैसे नेग्लिजेंस क्या होता है, रेकलेसनेस क्या होता है, फिर जो कि कौन सबसे ज्यादा ग्रेव होता है, तो ये बेसिक बेसिक चीज है, ठीक है? और फिर जब हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टेजेस ऑफ क्राइम पे आएंगे,
राइट। उसके बाद हम स्टेजेस ऑफ क्राइम पे आएंगे कि क्राइम कैसे होता है, क्योंकि अगर कोई भी केस हमारे पास आता है, इवन कोई भी केस हो, तो हमें फैक्ट्स देखने, उसके बाद हमें स्टेजेस भी तो देखनी पड़ेगी, राइट। तो इसके बाद हम स्टेजेस पढ़ेंगे, स्टेजेस के बाद कुछ केसेस, ठीक है, जो हमारे केस में इसमें भी थे, ओके। और उसके बाद हम लोग लेट मी सी वंस, ओके, जॉर्ज ब्रैंक्स डिसीजन ऑफ एम एच जॉर्ज। एम एच जॉर्ज को हम लोग बहुत डिटेल में करेंगे, क्योंकि ये काफी लैंडमार्क जजमेंट सॉर्ट ऑफ है, ठीक है। नथुलाल, और ये केसेस चलेंगे शायद एक दो दिन, बट थोड़ा ये केसेस हो जाए, कल ये केसेस हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद विल बी स्टार्टिंग 299 एंड 300, ठीक है। तो हम अभी नेग्लिजेंस करते हैं। हाँ, नहीं, आज जैसे मैं बता रही हूँ कि आज तो हमने थोड़ी टर्मिनोलॉजीज देखी। कल जो केसेस होंगे स्टार्टिंग के, जो मेंस्ट्रुआ से रिलेटेड केसेस हैं, क्योंकि हम अभी वही है, स्टार्टिंग में ही है, तो अभी हमने वही देखा, ऑफेंस, ऑफेंस के जो एलिमेंट, एक्ट सीरियस मेन सीरियस, तो उससे रिलेटेड जो केसेस होंगे ना, वो हम कल कर लेंगे, ठीक है। कुछ 4-5 केसेस है, एमपी नारायण, नथुलाल, एम एच जॉर्ज, ठीक है। ये जो 3-4 केसेस है, ये हम कल खत्म कर देंगे। कल या मैक्स टू मैक्स हो सके तो परसों थोड़ा बहुत एक्सटेंड हो सकता है, बट आई ट्राई टू रैप अप कल। फिर हम जो स्टार्ट करेंगे ना 299 एंड 300 सेक्शन 299 वाला, फिर ये बहुत, इसमें थोड़ा स्लो जाएंगे और इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, तो हम ठीक लोग है। ध्यान देते हैं नेग्लिजेंस नेग्लिजेंस पे। हाँ, तो हम लोग अभी नेग्लिजेंस पे देख सकते हैं, स्क्रॉल डाउन। मेरे एंड से कोई नॉइस तो नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं छत पे बैठी हूँ लाइब्रेरी के, तो that's okay, that's okay. इतना कोई फर्क नहीं नहीं। पड़ता, प्लीज करो। हाँ, ओके, सेकंड। नेग्लिजेंस, ओके। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेग्लिजेंस, कोई बताएगा? नेग्लिजेंस का मतलब होता है कि आपकी ड्यूटी थी किसी काम को परफॉर्म करने की, बट आप इंटेंशनली वो काम नहीं कर रहे हो, दैट इज नेग्लिजेंस। ओके, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेग्लिजेंस एंड द क्रिमिनल नेग्लिजेंस? क्रिमिनल नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मतलब होता है आपका नहीं पता मेरे को एग्जैक्टली। ओके, जो तुमने कहा नेग्लिजेंस, तो वो नेग्लिजेंस है। नेग्लिजेंस कुछ भी हो सकता है। नेग्लिजेंस मतलब मैं गाड़ी चला रही हूँ भाई, ठीक है, मैंने हेलमेट नहीं पहना, ठीक है, मैं बहुत फुल स्पीड से चला रही हूँ, नेग्लिजेंस ही है, ठीक है। मैंने हेलमेट पहनना चाहिए था, नेग्लिजेंस है, ठीक है। कुछ नेग्लिजेंस तो कुछ भी हो सकता है। क्रिमिनल नेग्लिजेंस पता है क्या होता है? क्रिमिनल नेग्लिजेंस इज समथिंग लाइक ग्रॉस होगा, ठीक है, और ऐसा कल्पेबल नेग्लेक्ट, मतलब उस नेग्लिजेंस की वजह से भाई किसी की जान तक जा सकती है, मतलब दैट लेवल ऑफ ग्रॉस नेग्लिजेंस, ठीक है। और द फेलियर टू एक्सरसाइज दैट रीजनेबल एंड द प्रॉपर केयर, जो मुझे एक, अब मान लो आई हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू, ठीक है, मैं किसी लैब के इंचार्ज हूँ या वॉट एवर, आई हैव द सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू प्रॉपर केयर प्रिकॉशंस टू डू, बट आई फेल टू डू सो, दैट अच्छा, इज अ क्राइम। इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई काम कर रहे हैं, दैट इज पब्लिकली आपको थोड़ा केयर करना चाहिए कि किसी और को हार्म ना हो। इफ यू आर डूइंग दैट, दैट इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस। एग्जैक्टली, एंड इंडिया में सबसे ज्यादा देख, अगर नेग्लिजेंस की हम बात करें, क्रिमिनल नेग्लिजेंस की, तो मेडिकल नेग्लिजेंस से ज्यादा और कुछ, जितना ग्रेव लेवल पे मेडिकल नेग्लिजेंस, हम लोग आए दिन हम लोग न्यूज देखते हैं कि मेडिकल नेग्लिजेंस की, कोई टॉवेल छोड़ रहा है, कोई सीजर छोड़ रहा है, दैट इज नेग्लिजेंस ऑन देयर पार्ट, राइट। कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा हुआ था, बहुत ही न्यू इवेंट था वो। हम्म, वो एग्जैक्टली। इवन रिकॉर्ड भी नहीं हुए थे, कोई बहुत कम केस रिकॉर्ड हुए थे। देखो, नेग्लिजेंस इज नॉट टेकिंग केयर, जहाँ पे आपको केयर, जहाँ की आपकी ड्यूटी थी टू टेक केयर ऑफ सर्टेन थिंग्स, वहां पे आप केयर नहीं कर रहे हो, दैट इज अ नेग्लिजेंस। और ये क्या कर, ये इंडिकेट कर रहा है आपके स्टेट ऑफ माइंड को, ठीक है। नेग्लिजेंस इंडिकेट करता है आपके स्टेट ऑफ माइंड को, मतलब एब्सेंस ऑफ डिजायर, मतलब आपका नहीं है, आपका डिजायर नहीं है टू लाइक कॉज दैट पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। डॉक्टर का इंटेंशन थोड़ी होता है कि वो जानबूझ के छोड़े, बट इट इज स्टेट ऑफ माइंड उनका, उस टाइम पे स्टेट ऑफ माइंड उनका पता नहीं, एब्सेंट हो, ठीक है। क्योंकि उनका डिजायर तो नहीं होता, उसमें डिजायर तो बिल्कुल नहीं होता है टू कॉज दैट पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। तो लेकिन ये
कुछ उनकी ड्यूटी होती है विच दे आर बाउंड टू डू बट दे डोंट डू, दैट इज अ नेग्लिजेंस. But here they don't have a desire to do that. So, okay. अब It means recklessness या it rashness. means विदाउट इंटेंशनल आप जो कोई काम नॉन परफॉर्म करते हो दैट इज नेग्लिजेंस. ओके. हाँ, मीन्स कि तुम्हारी ड्यूटी है टू केयर फॉर दैट एंड यू आर नॉट डूइंग दैट, और उसके वजह विदाउट से कुछ हो इंटेंशन. रहा है, और उसके वजह से कुछ हो रहा है. ऐसा भी नहीं है कि वो कुछ होना भी तो चाहिए, मतलब लाइक आपने एक्ट किया है, उसका कुछ रिजल्ट, ओके, रिजल्ट कॉन्सिक्वेंस. कॉन्सिक्वेंस. हाँ, जो एग्जैक्टली. क्रिमिनल एक्टिविटी हो दैट इज आना चाहिए क्रिमिनल लायबिलिटी. ओके, अब हम लोग रेकलेसनेस या रैशनेस की बात करें तो रैशनेस, इसमें एहसन हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व मतलब एक डेफिनेशन सॉर्ट ऑफ दी थी कि रैशनेस क्या होती है ना, कि हजार्डिंग और डेंजरस, आप ऐसा कुछ एक्ट कर रहे हो जो डेंजरस है, हैजार्डस है, विथ योर नॉलेज, आपको नॉलेज भी है कि इससे इंजरी कॉज होगी, स्टिल यू आर डूइंग दैट, दैट इज अ रैशनेस. You are doing certain thing which is a dangerous, right, hazardous. You have the knowledge of that कि इसके वजह से इंजरी कॉज हो सकती है, still you are doing that. ठीक है, that is a recklessness और rashness. और वहां पर क्या थी, वहां पे उनकी डिजायर नहीं थी, that is a duty to do but they are not doing that, negligence on their part, right. और rashness में है कि you are doing, मतलब आप काम ही ऐसा कर रहे हो that is hazardous in nature, dangerous in nature, and you have the knowledge of that which is causing an injury. ओके. और एक केस था चेरुबियन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. ठीक है, चेरुबियन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1963 का केस है ये. इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, चेरुबियन वाला केस याद होगा आप लोगों को, वो इलेक्ट्रिसिटी के हाँ, वायर वो लगाता है. इलेक्ट्रिसिटी वायर लगा देता है अपने दीवार के चारों तरफ ताकि उसके घर में. एग्जैक्टली, हाई वोल्टेज के वायर होते हैं वो, एंड दैट इज द एक्ट ऑफ अ रैश एक्ट. ठीक है, disregard of the serious consequence to the people coming into contact, मतलब वो एक रैश एक्ट था, that is not a negligence something, that is a rash act. नॉलेज था उसको कि दैट इज Because ये इससे हार्म हो सकता है बहुत ज्यादा. because he knows कि वो जो है lethal हो सकता है, he knows everything, still he did the dangerous and the hazardous act with knowing that. Okay, I hope intention, knowledge, motive, rashness, negligence, it's clear. आगे जाके Clear. कोई मिक्स खिचड़ी नहीं बनाएगा इसका. Taking the Okay. risk even with the knowledge of risk is rashness. Yeah, exactly, it is also. और देखो, अगर हम लोग स्ट्रक्चर वाइज बात करें तो होता है सबसे पहले जो सबसे कम होता है, जिसकी जो पनिशमेंट कम होगी, दैट इज नेग्लिजेंस. ठीक है, फिर नेग्लिजेंस के ऊपर जाएंगे तो रैशनेस आता है, थोड़ा सा ग्रेव. फिर आता है नॉलेज, थोड़ा और ज्यादा ग्रेव, और सबसे ज्यादा ग्रेव होगा इंटेंशन. ठीक है. ठीक है, ओके. एनआरकेआई या नेग्लिजेंस, तो रैशनेस, नॉलेज, इंटेंसिटी. तो आज के लिए इतना रहने दे या फिर ठीक है. बहुत अच्छा है. आज अब ये भी देखेंगे इसका साइज कितना हो गया रिकॉर्डिंग का. ओके. तो कल हम लोग केस डिसाइड करेंगे. नहीं, कल सबसे पहले स्टेजेस ऑफ क्राइम होंगे. ठीक है, एक बार अगर हमें स्टेजेस ऑफ क्राइम समझ में आ गए तो हम फिर जो भी केस पढ़ेंगे ना, विल ट्राई टू फिगर आउट, विल ट्राई टू एक्सप्लेन द केसेस इन दैट पर्टिकुलर मैनर. जो स्टेज होती है, स्टेजेस